हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था और उसमें पूछा था कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो बहुत सारे ही सजेशंस मुझे मिले। मैंने उसको लिस्ट आउट भी कर लिया है। सबसे ज़्यादा सजेशन थे मेंस नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। उसके बाद प्रीलिम्स, मेंस, बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे और उसमें से एडीओ के भी 2-3 लोग सजेस्ट किए थे कि एडीओ का भी बनाइए। अभी के टाइम के लिए जब एडीओ का सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस पर वीडियो आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो 1 मंथ की स्ट्रेटजी लेकर तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में हम एडीओ के बारे में बात करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन, एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी, उसके सिलेबस, सब पे चर्चा होगी। ठीक है? तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडीओ की सिलेबस की। तो सिलेबस में 100 मार्क्स का आना है। उसमें 35 मार्क्स का सीजीजीएस है, 15 मार्क्स का इंडियन जीएस है, 10 मार्क्स का हिंदी है और 15 मार्क्स का ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज है। तो देखा जाए तो इसमें भी सीजीजीएस बहुत बड़ा पार्ट है और उससे भी बड़ा पार्ट है ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज का। इसका एग्जाम व्यापम ले रहा है, तो माइनस मार्किंग होगा, 1/4 होगा और वन डे एग्जाम है। मतलब इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम, उसके बाद सिलेक्शन। ठीक है? तो सिलेबस के बाद बात करते हैं कि आपको कौन-सा पोर्शन कहाँ से तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले बात करें सीजीजीएस की, तो अभी सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में आप हरिराम पटेल लेकर बैठेंगे या कोई बड़ी बुक लेकर बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा और 50 मार्क्स का जो ग्रामीण विकास और आजीविका वाला पार्ट है वो छूट जाएगा और उसका आप प्रॉपर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएँगे। अगर आप लोग लंबे समय से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीजीएस इतना पढ़ लिए होंगे कि 35 मार्क्स का आप लोग बना लेंगे, फिर भी उसको इग्नोर करना नहीं है, 35 मार्क्स का है। तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव बुक कोई सी ले आइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा फोकस करना है तो उसे करंट अफेयर्स में और इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है? जो जीएस वाला पार्ट है पूरा, उसको आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के थ्रू सॉल्व करिए। ऐसी वाली ऑब्जेक्टिव बुक लीजिएगा, जिसके ऑब्जेक्टिव के नीचे थोड़ा-सा डिटेल्स भी दिया रहता है, उसको समझाया रहता है क्या है, कैसा है। तो ऐसे में आपका थ्योरी भी होता जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करते जाएँगे। तो मुझे लगता है सीजीडीएस के लिए इतना करना काफ़ी होगा, जब 1 ही महीना बचा है और पहले भी आप सीजीडीएस पढ़ चुके हैं, तो इतनी मोटी बुक ले लेकर बैठना और उसको सॉल्व करना ठीक नहीं होगा। मार्केट में इस तरह की बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएँगी जिसमें पूरा सीजीजीएस का सॉल्व पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी दिए होंगे। ये हरिराम पटेल की है, ऐसी मुस्कान पब्लिकेशन और भी पब्लिकेशन के हैं, उनका आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के साथ-साथ नीचे थोड़ा-सा उसका ड्रिल भी दिया होता है कि इसमें क्या है, तो आपका एक क्वेश्चन तो तैयार होता ही, साथ में 2-3 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है सीजीजीएस के लिए इतना करना काफ़ी रहेगा। इसके साथ-साथ आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जीएस इससे कर रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका जीएस वाला पार्ट भी कवर हो रहा है। सर्वे के लिए बहुत से प्रकाशन वाले आपने निकाले हैं, जैसे कि ई पाठशाला हो गया, टुटेजा हो गया, अरिहंत हो गया और अर्जुना हो गया। तो आप लोग जिसका चाहें उसका ले सकते हैं, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? ये बात हुई सीजीजीएस की। 10 नंबर्स का लैंग्वेज आता है, तो मुझे लगता है उस पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ 10 नंबर का है। आप लोग अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लैंग्वेज तो उतना आता ही होगा। फिर भी संधि समास और जहाँ तक छत्तीसगढ़ी शब्दावली, ये पढ़ लीजिएगा। संधि समास से क्वेश्चन आते ही हैं, वर्ण विचार से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ 3 टॉपिक, तो एक होगा वर्ण विचार, संधि समास और छत्तीसगढ़ी शब्दावली। छत्तीसगढ़ का हिंदी में, हिंदी का छत्तीसगढ़ी में, ठीक है? इतना करना काफ़ी रहेगा। 10 मार्क्स में 7 से 8 क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएँगे अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो। इंडियन जीएस बहुत बड़ा ह्यूज है और उसका नंबर सिर्फ 15 नंबर का आ रहा है, तो उसके लिए आप कुछ भी लेकर बैठना या अभी पढ़ना स्टार्ट करना ठीक नहीं होगा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए, ठीक है? और इंडियन हिस्ट्री में भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, जहाँ से जो मेन टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे गुप्त साम्राज्य से आता ही है, मौर्य से आता ही है, उसको डीप में पढ़ लीजिए। और इसमें भी वही बोलूँगी मैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्योंकि अभी आप अगर थ्योरी लेके बैठेंगे तो आपको हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन ही तैयार हों, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको 50 से 60 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं 1 घंटे में ही। तो उसको भी ज़्यादा ज़्यादा फोकस ना ऑब्जेक्टिव पढ़ने में ही करिए, क्योंकि अभी 1 महीने है और आपका एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में भी आपका काम आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। इंडिया सेक्शन के लिए अगर मैं कोई बुक सजेस्ट करना चाहूँ तो लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको सॉल्व कर लीजिए। 1 घंटे का ही टाइम दीजिए दिन में और उसको सॉल्व करिए। तो जो भी आप पढ़े होंगे वो रिकॉल भी होगा और कुछ-कुछ नई जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो वो बेस्ट रहेगी इसके लिए। 15 मार्क्स का ही है, लेकिन फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट पॉइंट नंबर का भी वहाँ पे कॉम्पिटिशन हो जाता है। ठीक है? अब बात करते हैं इसका जो मेन फ़ोकस है इस एग्ज़ाम का, ग्रामीण विकास और आजीविका। इसमें सारी योजनाएँ पढ़ना है, ठीक है? ग्रामीण विकास की योजना है, आजीविका के अंदर क्या योजना है, पंचायती राज पढ़ना है। तो आप
इसको ना इग्नोर नहीं कर सकते। पंचायती राज को तो पूरा रट्टा मार लीजिए। मुझे ना पंचायती राज के लिए मुस्कान पब्लिकेशन की जो बुक आती है, वो बहुत अच्छी लगती है, उसमें बहुत अच्छे से डील किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ़ उसको पढ़ना नहीं है, पढ़ने में तो बहुत ईज़ी लगता है पंचायती राज, पढ़ लेंगे तो आप 1 घंटे भी कंप्लीट कर लेंगे अगर आप अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है, तो क्वेश्चन बनते नहीं हैं। इसलिए पंचायती राज का पढ़ने के लिए आप 2 से 3 दिन ही दीजिए, लेकिन पूरा टाइम आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए, कैसे-कैसे ऑब्जेक्टिव्स आए हैं पहले, व्यापम कैसा पूछता है, कौन-सा सेक्शन उसका हाइलाइटेड सेक्शन है पंचायती राज के लिए, तो उसको आप ज़्यादा कवर करिए। और बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है आसान है क्वेश्चन उसका, लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग रहता है ना कि आप एग्ज़ाम हॉल में इतने स्ट्रेस में उसको गलत करके ही आएँगे और उसमें कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा गलत हो ही जाता है, तो उसको देखिएगा। इसके भी बोलूँगी मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पढ़िए, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा प्रैक्टिस करिए पंचायती राज के लिए। योजनाओं के लिए योजना कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, किसके द्वारा किसके लिए है और क्या उसका प्रावधान है, क्या मिलेगा उनको। दूसरा अभी उसका करंट स्टेटस क्या है? कोई भी योजना पढ़ने के लिए कब, क्यों, कैसे, क्या और इसका करंट स्टेटस क्या है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसका अपना हर योजना का जो भी हाइलाइटेड योजना है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है और रोज़गार गारंटी योजना है, ठीक है? इन सब का एक चार्ट बना लीजिए, कि यहाँ योजना कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, किसके लिए है, सभी को क्या मिलेगा और अभी उसका करंट स्टेटस क्या है, ठीक? A4 साइज़ में नोट्स बना के रखिए ताकि रिवीज़न आसान रहे। क्योंकि योजना जब पढ़ते हैं ना, तो लगता है बहुत ईज़ी है। जब आप योजना का सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत ईज़ी लगेगा। लेकिन जब किताब बंद करके आप सोचेंगे ना कि इस योजना क्या है, तो सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा। इसका स्टार्ट कब हुआ, उसमें मिल जाएगा, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें हितग्राही का उम्र क्या है, कितने उम्र को मिलेगा, सब मिक्स हो जाता है। तो आप A4 साइज़ में ना उसका सिनॉप्सिस बोलते हैं ना, उसको बना के रखिए, ताकि आप बार-बार उसको रिवाइज़ करें और एग्ज़ाम हॉल में गलती ना करें। और लास्ट में एक बोनस टिप, कुछ भी पढ़िए, चाहे आप सीजीजीएस पढ़ें, इंडियन जीएस पढ़ें, चाहे योजनाएँ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आप करंट डाटा पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्यापम करंट पे ज़्यादा फ़ोकस करता है, करंट जो भी सिनेरियोज़ रहते हैं उस पर। तो कुछ भी पढ़ना, जैसे योजना ही पढ़ रहे हैं, तो अभी उसका क्या क्या स्थिति है और मान लीजिए सीजीजीएस पढ़ रहे हैं, तो करंट में क्या चल रहा है सीजी में। मान लो आप सीजी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या पंचायती राज पढ़ रहे हैं, तो उसमें करंट स्टेटस क्या है, पूरा उसका करंट डेटा पढ़िए ही। हर सब्जेक्ट का ना करंट अफेयर्स पढ़ते चलिए साथ-साथ में और ज़्यादा हो तो उसका A4 साइज़ में नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको बाद में रिवीज़न करने में आसानी हो। अब बात करते हैं कि 1 मंथ में आप इन सारे सब्जेक्ट्स को और जो-जो बुक मैं सजेस्ट की हूँ, उसे कैसे पढ़ेंगे। तो 2 घंटे रखिए जीएस के लिए, 2 से 3 घंटे, जिसमें अगर लैंग्वेज भी इंक्लूड करना है तो। 2 से 3 घंटे रखिए आप आजीविका वाले पार्ट के लिए। उसके बाद 2 घंटे आप रखिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना पढ़ना होता है ना, उससे ज़्यादा होता है प्रैक्टिस करना। क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जब पढ़ते हैं तो लगता है हाँ, सब याद है हमको, सब याद हो रहा है। वहीं जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की बारी आती है ना, तो दिमाग बहुत कन्फ्यूज़ होता है। तो को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना ही है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएँगे मार्केट में, बहुत सारे कोचिंग वाले भी टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग हर शाम को 2 घंटे आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें। आपका माइंड उस मोड में चला जाएगा कि हाँ, हमको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। एग्ज़ाम वाले मोड में जाएगा। दूसरा आपको अपना ही मालूम चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, कितना पढ़ाई किए हैं और कितना आपको अभी और करना है। ठीक है? अभी 1 मंथ ही टाइम बचा हुआ है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे आप, किसी बुक से करेंगे, किसी कोचिंग के नोट्स से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हैं और उसके बाद फिर 1 घंटे में टेस्ट देते हैं, 1 घंटे में उसको एनालाइज़ करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अ, इन कंपेयर टू ऐसे कि आप सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप कहीं किसी न किसी कोचिंग का या कहीं का टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। अगर है तो ऑफ़लाइन लीजिए, नहीं है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आप दे सकते हैं। उसमें टाइमिंग रहता है, ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। वन डे एग्ज़ाम के लिए तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना और टेस्ट सीरीज़ देना, यही दोनों दोनों हैं लास्ट के 1 मंथ में। शुरू में आप कितना ही पढ़ें, कितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी का जो है ना टाइम, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ऐसा होता है जब लास्ट एग्ज़ाम आता है, तो टेस्ट सीरीज़ और अपनी पढ़ाई में ना तालमेल नहीं बैठ पाता, मेरे साथ भी होता है। तो ऐसा लगता है टेस्ट के चक्कर में हम पढ़ रहे हैं, हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कैसे करें? करना ही है, टेस्ट सीरीज़ होता है आपको एग्ज़ाम हॉल के लिए तैयार करने के लिए। तो आप पूरा टाइम उसके हिसाब से मत पढ़िए, आप जो पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़िए। टेस्ट सीरीज़ का जैसे मान लीजिए 1 घंटे का टेस्ट सीरीज़ है, उसके 2 घंटे पहले उसको पढ़ लीजिए कि हाँ, इसके बारे में आने वाला है, मैं इसको पढ़ के एग्ज़ाम देता हूँ। आपको टेस्ट सीरीज़ देना है सिर्फ़ इसलिए कि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, 4 ऑप्शंस में 2 को कट करना, 3 को कट करना, ये सीखें, ना कि आप उस टेस्ट में पास हो जाएँ या उस टेस्ट में टॉप करें, ठीक है? तो टॉप करने का मत सोचिए, बस आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे अच्छे से प्रिपेयर होके जाएँगे, कैसे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, कैसे 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ये सब आप टेस्ट सीरीज़ में सीखेंगे। तो उसके ऊपर एकदम पूरा हावी मत होने दीजिए अपने आप को हावी कि मैं टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा हूँ
या मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ टेस्ट के कारण। मेरे साथ भी होता है ऐसा कि जैसे टेस्ट सामने है ना, अरे यार! उसको पढ़ना है, मैं इसको पढ़ रही थी। दिमाग ना शिफ्ट नहीं कर पाता है, ठीक है? तो उसके लिए टाइम कैसा रखिए, टेस्ट के 2 घंटे पहले ही उसके बारे में पढ़िए जिसका आप टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है? ऐसे में क्या है कि टेस्ट सीरीज़ भी आपका मैनेज हो जाएगा और आप जो पढ़ रहे हैं वो भी हो जाएगा। और जितना पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन 1 डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू रोज़ 2 से 3 घंटे रिवीजन तो करिए ही। जो पढ़ा हुआ है उसको वो अगर नहीं बनता एग्ज़ाम हॉल में ना तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो 15 जून को एडीओ है, 1 महीना बचा हुआ है, तो आप जैसे तैयारी अभी चल रही है, चलती रहिए। 2 दिन पहले से आप अपने आप को रिलैक्स मोड में ले आइए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई का ही प्रेशर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। बस ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये छूट गया, इस प्रेशर से आज़ाद करके सिर्फ़ एग्ज़ाम हॉल के बारे में ही सोचिएगा कि हाँ, मुझे कैसे सॉल्व करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर करूँगा, कैसे एग्ज़ाम दूँगा। मतलब अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? अगर आप एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले तक पढ़ते रहेंगे ना, तो माइंड वहाँ पर रिफ्रेश नहीं रहेगा और रिकॉल नहीं कर पाएगा आंसर को। या तो आप सिली-सिली मिस्टेक करके आएँगे और पॉइंट नंबर से भी आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएँ। और एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्ज़ाम है, आप जितना ही पढ़े हैं, 4 ऑप्शन देख के आपको याद आना ही है। और जो 50 नंबर का पार्ट है ग्रामीण विकास और आजीविका, उसके क्वेश्चन आपको बहुत ईज़ी लगेंगे। आप देखना उसमें सिली मिस्टेक्स होते हैं लोगों से, वो पेपर उसका ईज़ी आता है। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत घुस के डेटा ही डेटा पूछ देगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं। बट इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद इतना दिमाग हेक्टिक हो जाएगा दिमाग में ना कि आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँगे। इसलिए अपने आप को रिलैक्स मोड में रखिएगा, रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। रही बात पीजीडीआरडी का मन में चल रहा होगा कि जो पीजीडीआरडी वाले हैं वो ज़्यादा मतलब उनको 50 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो सब लोग तो पीजीडीआरडी वाले हैं नहीं और हो सकता है कि वो लोग इतना भी आप एकदम ज़्यादा हाईएस्ट खींच देंगे और उनको 15 मिलने पे भी उतना नहीं पहुँच पाए, तो आप तो आगे ही रहेंगे ना। तो ऐसा सोच चलिए कि हाँ, मेरा होना ही है। सीजीपीएससी नॉलेज वाले जो सर हैं ना, वो इस चीज़ को अच्छे से समझाए हैं। उसमें आप वीडियो जाके उनका देखिएगा। मैं भी पहले सोच रही थी कि ऐसा ऐसे में तो कोई एग्ज़ाम देगा ही नहीं, पीजीडीआरडी वालों को ही कर देना चाहिए कंपल्सरी। तो जब मैं उस वीडियो को देखी ना तब समझ में आया नहीं, सब सब कॉम्पिटिशन से कोई बाहर नहीं है। ऐसा नहीं सिर्फ़ पीजीडीआरडी वाले ही लेने वाले हैं पोस्ट, सबके लिए है। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जाकर, वो समझाए हैं कैसे मार्क्स का कैलकुलेशन होगा एग्ज़ाम के बाद, तो उसको समझिएगा, तब आपको थोड़ा-सा ना रिलैक्स लगेगा। तो ये थी सारी जानकारी वीडियो के बारे में। अगली वीडियो होगी सीजीपीएससी मेंस वालों के लिए, जो अभी मेंस देने वाले हैं इस बार। 0 से स्टार्ट करना है और 1 साल का मेंस का स्ट्रैटेजी बाद में आएगा। अभी सिर्फ़ जो इस साल मेंस देने वाले हैं ना, उनके लिए आएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत लोग कमेंट किए थे स्टडी ब्लॉग के लिए भी, तो मेरे स्टडी ब्लॉग ना मेरे दूसरे चैनल पे आएँगे, मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूँगी या तो आप चैनल पेज पे जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।